नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि चाइना की तरफ से किस तरह की चुनौतियां पेश की जा रही हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेनाएं भी डटी हुई हैं। चाइना के आंखों में आंखें डाल करके बातचीत कर रहे हैं और शायद ये पहली बार है जब चीन के सामने भारतीय सेना इस अंदाज में मजबूती के साथ खड़ी होकर के उसका उसी तरीके से जवाब दे रही है जिस तरह की हिमाकत चीन की सेनाएं कर रही हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ सब जानते हैं। उससे पहले 2017 में डोकलाम में क्या हुआ ये भी हम और आप सब जानते हैं। और चाहे टीएसओ पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर उसकी हिमाकत रही हो या दूसरे इलाकों में, भारतीय सेना ने मजबूती से उसका जवाब दिया है। 7 दौर की बातचीत तो कोर कमांडर लेवल की हो चुकी है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री, उनके विदेश मंत्री रसिया में मिल चुके हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो लद्दाख में 2011-12 में फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ 14 कॉर्प्स और टेरिटोरियल आर्मी के हेड रहे मेजर जनरल अश्वनी शिवाच मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाच साहब, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। थैंक यू चौधरी साहब। शिवाच साहब, पहला सवाल तो ये है कि हमारे ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं सामरिक महत्व के, और कौन से कदम और नीतियां हैं जिनकी वजह से चीन इतना चिढ़ा हुआ है या इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है। देखो चौधरी साहब, इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। जब हमने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया और जम्मू और कश्मीर के दो हिस्से बन गए, एक जम्मू और कश्मीर, एक लद्दाख, दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई। और कहीं ना कहीं ये बातचीत भी आई कि सारा पीओके भारत का हिस्सा है और अक्साई चिन भी भारत का हिस्सा है, और ये भारत का हिस्सा है तो ये जरूरी है, ये वापस मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीन को अरक्षितता महसूस होनी स्टार्ट हुई। उनको लगा अगर भारत अपने पीओके को भी अपना हिस्सा बता रहा है और अक्साई चीन को भी, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो जा रहा है उसके, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। और इसके जी। साथ साथ जो अक्साई चीन है वहां पर उनका G219 वेस्टर्न हाईवे जाता है सिंगजांग से लासा प्रोविंस, और वहां पर भी उसको थोड़ा खतरा महसूस हुआ। तो उनकी सबसे पहली स्टेटमेंट थी कि भाई ये हम रिकॉग्नाइज नहीं करते लद्दाख को यूनियन टेरिटरी, और ये गलत काम किया गया है और ये इलीगल है। तो ये एक स्टेटमेंट उनको पहले ही दी। अब वो ऐसी क्या चीज है जिससे उनको खतरा महसूस हो रहा था? ये बात है जी। ये हुई जब से हमने दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई। तो जी। उस टाइम क्या हुआ कि ये जो सब सेक्टर नॉर्थ में जाती है जिसको डीबीओ का इलाका बोलते हैं, वो एक डैगर है। उसके दाहिनी तरफ है अक्साई चीन और बाईं तरफ है गिलगित बाल्टिस्तान। तो उसका महत्व इसलिए है कि अगर हम वहां से सब सेक्टर नॉर्थ से राइट को जाते हैं तो हम जा सकते हैं G219 हाईवे पे, जो कि जाता है सिंगजांग से लासा, और इसको गेटवे टू अक्साई चीन भी बोला जाता है। और इसके साथ जी। साथ ये काराकोरम पास से 8 किलोमीटर साउथ में है। हम काराकोरम हाईवे को भी डोमिनेट कर सकते हैं, और बाईं तरफ जो है एक प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान भी जा सकते हैं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट कर सकते हैं। तो चीन को जी। ऐसा महसूस हुआ कि भारत ने ये रोड भी एक थ्रू कर ली है जो 12 महीने चलेगी, और अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है सब सेक्टर नॉर्थ में। वहां पर 2 ब्रिगेड के करीब साइज बना लिया है। कहीं भारत कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहा कि अक्साई चीन पे अटैक कर दे, या कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान में कर दे जहां पर उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो उसको बहुत बड़ी अनिश्चितता महसूस हुई, इनसिक्योर महसूस हुआ, और उसने इसलिए अपने 2 डिवीजन, मैक डिवीजन और एक मोटराई डिवीजन लेके वो भारत के कुछ इलाकों में इनकर्शन किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकर्शन करने का इलाका है उसको है देपसैंग का इलाका। देपसैंग के जी। इलाके में करीब 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 वो 5-6 किलोमीटर आया, और वो इसलिए आया, उसको लगा कि अगर वो आता है तो ये जो रोड गई है आपकी दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, इसको वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंटरडिक्ट कर सकता है, और दूसरा अपने जो अक्साई चीन को एक प्रकार स्ट्रेटेजिक डेप्थ देना और अपना जो हाईवे उसको एक प्रकार से डेप्थ देना, ये इसका असली मकसद था। इसने सब सेक्टर नॉर्थ के ऊपर आने, और इससे आने से क्या हुआ, अब उसका जो
एक्साइचिन का एरिया है, उसमें एक डक्ट मिल गई है 5 से 6 किलोमीटर का, जो इन्होंने बन दिया। और आने के बाद यही नहीं, ये फिर गलवान में भी आया, हॉट स्प्रिंग में भी आया, पेंगेंगसो में भी आया, और उसके बाद डेमचोक और चूमर में भी आया। मगर इसका असली मुद्दा है देपसांग। ये हमें समझने की कोशिश करने की पड़ेगी, क्योंकि देपसांग का सीधा जो तालमेल मिल रहा है आपके एक्साइचिन से भी और गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ। तो ये एक जरूरी है कि हमने जो ये कार्रवाई की, तो इसको चीन को महसूस हुआ इनसिक्योर, और साथ में हमने और कुछ भी किया, दरबुक शोक दौलत बेग रोड, और उसके साथ हमने आर्टरीज बनाई जो दौलत बेग, ये अपनी दरबुक शोक दौलत बेग रोड से जाएंगी नॉर्थ में एक्साइचिन की तरफ, जहां पर हमारी जी जी। पोस्टें थी। वो भी उनको लगा कि अगर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जो अभी तक नहीं किया था, तो भारत अपने बॉर्डर एरिया में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और उसको ऐसा महसूस हुआ अगर भारत की मंशा है एक्साइचिन की तरफ आने की, तो वो क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए उसने इसको भी एक प्रकार से इसके बारे में भी ऑब्जेक्शन रेज की कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों कर रहे हो, आप रोड बॉर्डर तक क्यों बढ़ा रहे हो, और आपने दरबुक शोक दौलत बेग रोड क्यों बढ़ाई। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वो देपसांग के इलाके में 5 से 6 किलोमीटर का इनकर्ज किया, और ये सोचा कि अगर लड़ाई होती है तो ये दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड को वो इंटरडिक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्ट वो वहां से साइचन ग्लेशियर पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसलिए वो आया, जरूरी ये है। उसके अलावा और जगह भी आया, उसका मैं महत्व आपको थोड़े बाद बताऊंगा जब आप पूछेंगे। शिवाज साहब, जैसे लद्दाख में बड़े पैमाने पर जो भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान है, जो हमारी सेनाएं हैं, वो बदलाव कर रही हैं, और सीमा सड़क संगठन भी वहां पर अच्छा। पुलों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा जिस सड़क का आपने जिक्र किया, दौलत दौलत बेग ओल्डी सड़क का जो जिक्र आपने किया है, वो भी कंप्लीट होने की स्थिति में है, लगभग कंप्लीट हो गई है। तो ये सारी चीजें, जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, पुल अभी करीब 24 के आसपास पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है। एक मैं आपका लेख पढ़ रहा था जो आपने 25 मई को लिखा था इंडियन डिफेंस रिव्यू में, जिसमें आपने तवा घाट से लिपुलेख वाली सड़क का जिक्र किया था। उसके बाद से जो नेपाल की तरफ से और चीन की तरफ से नए सिरे से ऐतराज वगैरह आए थे और एक सियासत शुरू की गई थी। तो जो लद्दाख में और चीन की सीमा से लगते हुए इलाके में हमारी 3 एयर स्ट्रिप्स जो है वो फिर से जीवित की गई हैं, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इसकी वजह से भी चीन बौखलाहट में दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। देखो, इसको समझना पड़ेगा चौधरी साहब कि क्या है, भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ और साथ में ही चीन भी इंडिपेंडेंट हुआ था, 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी आई, उसके बाद 1950 में उसने तिब्बत ले लिया, और उसके बाद उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और कैपेसिटी बिल्डिंग की अपने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। कहीं ना कहीं भारत पिछड़ गया, और भारत को ऐसा लगा कि अगर हम डेवलप करेंगे इस इलाके को, तो कहीं हो सकता है चीन वहां पर आ जाए। तो इसलिए हमारी यह पॉलिसी थी कि बॉर्डर एरिया को डेवलप ही मत करो, और वो एक बड़ी गलत पॉलिसी रही। मगर अभी लास्ट 10 से 12 साल में सारा माहौल बदला है, और एक प्रकार ये सोच विचार किया गया है, अगर हम बॉर्डर डेवलप नहीं करेंगे तो हम अपने इलाके को सुरक्षित नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और हम फास्ट कैच कर रहे हैं कि हमारी बहुत ज्यादा रोड है। अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 66 रोडें बनाई हैं, जो कि बहुत अहमियत वाली रोड है, और उसके बाद पुल बनाए हैं। और होने वाले समय में करीब करीब 5-6 साल में हमारी काबिलियत इतनी हो जाएगी जितनी की चीन की है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में। तो कहीं ना कहीं चीन को इसका बहुत बड़ा डर लग रहा है कि भारत के अंदर इतनी काबिलियत हो जाएगी कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा और आंखों में आंखें देखेगा। वो अभी भी देख रहे हैं, तो ये एक उसको अच्छा नहीं लग रहा। देखो, अभी जो हम बोल रहे थे दरबुक शोक दौलत बेग ओल्ड रोड, जो वो सोच जी। रहा है कि वो रोड बढ़ाई है, उसी के साथ साथ हमने और रोड भी बनाई है। इसको हमें मालूम था कि डीबीओ में चीन ये प्रॉब्लम डालेगा, तो हमने एक जो इसके पीछे जगह है जो कि नुब्रा वैली है, वहां से एक सड़क बना दी है जिसको बोलते हैं ससोमा, सैसरला, मोरगो और दौलत बेग ओल्डी। और वो ओके। रोड ग्लेशियर हुई जा रही है। वो रोड जो है ना पाकिस्तान के इंटरफेरेंस में आएगी ना चीन के, तो वो भी बढ़ा दी है।
तो इस ऐसी ऐसी हमने सड़कें बहुत बनाई हैं, पूरे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमने ब्रिजेस बनाए हैं, और हम फास्ट कैच कर रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग बॉर्डर के साथ बड़ी तेजी से चल रहा है, और आने वाले चंद 5-6 साल में हम और रोड बना देंगे और ब्रिजेस, और हमारी इतनी काबिलियत हो जाएगी जितनी चीन की तिब्बत ऑटोनमस रीजन में है। शिवाज साहब, एक बात ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए, ये जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का अभी 2 दिन पहले बयान आया है कि जी हम लद्दाख में जो बदलाव किए हैं भारत ने, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो 8 पुलों का निर्माण भारत ने शुरू किया है, हम उसको भी खारिज करते हैं। जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश को स्थापित किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, हम उसको मान्यता नहीं देते हैं। मतलब एक अजीबोगरीब मजाक चीन की तरफ से हो रहा है। जो लद्दाख दशकों से हमारे पास है, जो अरुणाचल प्रदेश 70 साल से हमारे पास है। अमेरिका ने भी पिछले दिनों ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश तो भारत के पास 60 साल से है। आप उस पर इस तरह के दावे करें, मतलब नए नए झगड़े आप शुरू करें, नई नई बातें करें। रोजाना आप सरहद की उसको लेकर के सरहद कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, उसको विवाद खड़े करें। इस सब के पीछे कहीं ये तो नहीं है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जब जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए थे 370 हटा करके 35 से हटा करके, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान अब गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को खाली करने के बारे में सोचे, और जो जम्मू कश्मीर में हमने बदलाव किए हैं ये हमारे अंदरूनी मामले हैं। तो जो शुरुआत में आपने बात कही थी कि अक्साई चीन पर, चूंकि चीन का अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा तो उसका तिब्बत पर भी है, पर अक्साई चीन तो ऐसा इलाका है जो वाकई भारत का हिस्सा है, जिसको पाकिस्तान ने उसको एक तरीके से गिफ्ट में दे दिया था। तो चीन को कहीं ना कहीं ये परेशानी हो रही है कि जिस तरीके से रातों रात बदलाव कर दिए भारत ने जम्मू कश्मीर में, उसी तरीके से एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके भी भारत के कब्जे में होगा, और तब उसका जो सी पैक तक का जो रोड बना रहा है, वो ग्वादर तक का रोड, वो भी खतरे में पड़ जाएगा, और अक्साई चीन भी उसके हाथों से निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। उस आपने बिल्कुल ठीक बोला है चौधरी साहब। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको बहुत बड़ा डर लगा, और पहले पाकिस्तान को क्यों डर लगा, उसको महसूस हुआ कि जब हमने आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट कर लिया, 2 हिस्से बना दिए, जम्मू एंड कश्मीर का एक यूनियन टेरिटरी विद कैबिनेट और दूसरा लद्दाख का, और हमने ये बात, सही बात है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो इलीगली ऑक्यूपाई है पाकिस्तान से, और ये हमारा हिस्सा हमारे पास आना चाहिए। और इससे काफी चीन भी डरा था और पाकिस्तान भी डरा था, और पाकिस्तान को ऐसा महसूस होने लगा कि आने वाले समय में ऐसा तो नहीं भारत गिलगिट बाल्टिस्तान को ले देगा। उसके 2-3 रीजन है। एक तो क्या है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर शिया पॉपुलेशन है, वो जैसी हमारी है कारगिल और बटालिक में, उनको अभी 70 से साल ज्यादा हो गए कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है, कोई वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई। जबकि भारत का जो हिस्सा है वहां बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, वहां पर लोग सड़कों पे आते हैं, वहां ना बिजली है ना सड़कें हैं, तो वहां से आवाज आ रही है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं, और भारत को तो थोड़ा सा हिस्सा करना है। अभी आपको पता है कि ये गिलगिट बाल्टिस्तान को 5th प्रोविंस बनाने की भी सोच रहे हैं, और जिसके ऊपर जी हाँ, कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये सारी की सारी मंशा इनकी ये है। ये एक डर बैठ गया इनको, क्योंकि कहीं तो इनको श्रीनगर का ख्वाब था, अभी तो मुजफ्फराबाद को लूज करने की बात आ गई है। वो इसलिए क्योंकि इनके अपनी करने के कारण, ये नहीं कि भारत कुछ कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ एक जो बर्ताव किया है, वो तो बर्ताव इतना खराब है कि एक नीलम नदी है जहां पर मेन सोर्स ऑफ वाटर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको भी मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ लेके चले गए। वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लोगों के अंदर भूखमरी मची हुई है। तो एक प्रकार आज की तारीख में वहां पर लोग जो हैं एक पूरी गवर्नमेंट से तंग है, और वो चाहते हैं कि इस जंगल से निकले। तो वाकई है, ये आवाज ये भी आने लगी, हो सकता है वो भारत में मिलना चाहे। और ऐसे समय में जब भारत का हिस्से के अंदर बहुत डेवलपमेंट चल पड़ी, जब से हमने आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया और गवर्नर रूल आया, तो एनआईए ने
जो ये लोग थे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, हवाला मनी आते थे, और जो नेक्सस था आपका हुर्रियत का, जो पत्थरों को बाजों को पैसा दिया जाता था, उसको चोक कर दिया, बिल्कुल बंद हो गया। तो सारी कार्रवाई बंद होगी। उसके बाद ये हुर्रियत लीडर जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट देते थे, उनको जेल में बंद कर दिया, वो हिस्ट्री हो गई। तो एक प्रकार शांति आ गई, और अभी डर लगने लगा पाकिस्तान को कि कहीं ना कहीं ऐसी हालात में भारत के अंदर इतनी क्षमता है और काबिलियत है, कहीं गिलगिट बाल्टिस्तान तो हमारे हाथ से नहीं चला जाएगा। और अगर गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ होता है, पाकिस्तान को तो नुकसान है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान चीन को है, क्योंकि चीन का जी जो जी। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, जो सिंगजांग से जा रहा है आपका ग्वादर में, वो जो है ग्वादर तक। वो वहीं पर है। तो इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए उनको सबसे ज्यादा डर हो गया कि कहीं भारत कुछ ऐसा तो नहीं कर देगा जिसके कारण कि ये हमारे हाथ से जाए। तो चीन को डर लगा, पर चीन को दूसरा भी डर जो मैं बता रहा था वो भी लगा कि कहीं अक्साई चीन तो के ऊपर तो भारत हमला नहीं कर लेगा, अक्साई चीन को लेने की कोशिश तो नहीं करेगा, क्योंकि अक्साई चीन उसके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझने की कोशिश करो, अक्साई चीन किसी टाइम में भारत से वो कुछ ऐसी बातचीत कर रहा था 57-58 में कि आप अक्साई चीन का इलाका चीन के लिए मान लो, और हम अरुणाचल पे अपना जो एक प्रकार का करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है, उसको हम नहीं मानेंगे। तो भारत उस चीज के लिए नहीं माना, क्योंकि अक्साई चीन उसके लिए स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो सिंगजांग प्रोविंस से लेकर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है उसको जोड़ता है। ये जो अक्साई चीन का एरिया, जो सक्संग वैली जो दिया है पाकिस्तान ने, वो भी उससे कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं अक्साई चीन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए बहुत सेंसिटिव है अगर कोई भी चीज अक्साई चीन की तरफ या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में होती है, क्योंकि वो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है जब से आपने ये कार्रवाई की है भारत ने, तो कुछ ना कुछ तो डर चीन को पक्का लगा है, और ये कोल्यूजन तो है ही पाकिस्तान और चीन का। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो भी कार्रवाई इसने लद्दाख में की है, मुझे लगता है उसका यही ज्यादा मेन रीजन है। शिवाज साहब, गलवान घाटी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लद्दाख गए, अग्रिम मोर्चे पर गए, जवानों की पीठ थपथपाई, उनकी हौसला अफजाई की, और वहां से चीन को एक मैसेज भी दिया था कि अब विस्तारवाद का जमाना लद गया। पूरी दुनिया में जिस जिसने भी विस्तारवाद की नीति अपनाई है वो खत्म हो गया। ये एक चेतावनी भी थी, और ये एक संदेश भी था कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हटना तो आप ही को पीछे है। आप मई में जहां थे, अप्रैल में जहां थे, आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां आप अप्रैल और मई में थे। तो चीन मान क्यों नहीं रहा है? और हम जानते हैं कि हमारी सेनाएं तो पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे हमारी वायुसेना हो, चाहे हमारी थल सेना हो। चीन को पता है कि अगर छोटा मोटा युद्ध भी हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान उसको आर्थिक तौर पर उठाना पड़ेगा, और पूरी दुनिया में तो वो एक्सपोज होगा ही। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, तीन चार बातें हैं। जब चीन जो आया था मई के टाइम में, तो उसने कहीं ना कहीं भारत को सरप्राइज किया था, इसमें कोई शक नहीं जी होना चाहिए, और ये हमें मानना चाहिए। और वो वहां से देप्संग के इलाके से लेके और पूरे के पूरे आपका गलवान घाटी में भी, और कहीं ना कहीं पेंगेंगसो में भी, दोयमचोक और चूमर में, जब तक भारत को पता लगा उसमें काफी टाइम हो गया था। मगर भारत की कार्रवाई उसके बाद बहुत अच्छी रही। भारत ने अपनी जो फोर्सेस थी उसको मोबिलाइज किया और मिरर डिप्लॉयमेंट कर ली, जितनी चीन की थी उससे कुछ ज्यादा ही। चाहे हमारे टैंक्स हैं, चाहे हमारे आर्टिलरी हैं, चाहे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, और कहीं ना कहीं काबिले तारीफ थी भारत की एयरफोर्स, जिसके अंदर आपके सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगूर, और आपके तेजस आ गया, अपाचे अटैक आफ्टर आ गया, और उसके बाद आपके पास रफेल भी आ गए। तो हमारी जी। जो है जल्दी है, हमने इस चीज को फटाफट हालात में किया। मगर सबसे अच्छी चीज क्या थी, उस टाइम तक भी जब गलवान के अंदर हमारे 22 जवान शहीद हुए और हमने उनके 100 से ज्यादा चीनी मारे, हम बैकफुट पे थे, क्योंकि चीन देप्सांग में भी आया होता, चीन नॉर्थ पेंगेंगसो में फिंगर 8 से 4 तक आया होता, और हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं। तो
बातचीत करने का कुछ मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि चीन तो वहां से जाएगा नहीं जहां से आ गया है, क्योंकि दैट्स का इलाका उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर जो रात 29-30 अगस्त को भारत ने कार्रवाई की, वो उससे पलटा बदल गया। वो कैसे? क्योंकि साउथ और पेंगेंगसो में जो क्लास रेंज है उसकी मेन हाइट्स हैं, वो आपने रिजिंगला, रिचिंगला, मगर हिल, गुरंग हिल और स्पांगुर गैप को आपने पकड़ लिया। और वो स्पांगुर जी गैप है जहां से चीनी 1962 में आए थे और वो लेह की तरफ जाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि अब पूरी की पूरी चशूर मोलदोव बाउल है वो भारत के कब्जे में हो गया और भारत इसको डोमिनेट करने लगा। ये जो रोड हमारी जा रही है देमचौक से चूमर और लेह और दरदुक, वो भी हमारे साथ है और हम चीन की तरफ देखने लगे। अब चीन अटैक नहीं कर सकता, हम किसी हद तक चीन की तरफ जा सकते हैं। तो एक प्रकार से इतना पलटा बदल गया कि अब हम जो बातचीत होने लगी, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने लगे और अब चीन कहने लगा कि अगर बातचीत होनी है तो पहले आप इसको खाली करें जो आप 29-30 अगस्त को लिए हैं, और वो भारत बिल्कुल नहीं मानेगा। आपको अगर याद हो चौधरी साहब, 1965 में हमने हाजी पीर जीत लिया था पाकिस्तान के साथ, और वो एक जी इतनी बड़ी जीत थी भारत की जो हाजी पीर हमने जीता था। मगर कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी जब ताशकंद के अंदर जब डिप्लोमेटिकली लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर प्रेशर डाला गया तो हमने हाजी पीर को वापस देना पड़ा, क्योंकि उस टाइम शांति चाहिए थी और उसका इतना नुकसान हुआ। हम 1971 में ट्राई की, हम नहीं ले पाए और उसके बाद हाजी पीर जाने से आपका जो उड़ी से लेके पुंछ इलाका इकट्ठा मिलाना था वो नहीं हुआ। तो अगर हम हाजी पीर को रखते तो सिचुएशन कुछ और होती। और किसी हद तक ये जो क्लास रेंज को लिया आपने साउथ ऑफ पेंगेंगसो, ये हाजी पीर जैसा है। भारत इसको कभी खाली नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या हो गया है कि आपको आने वाले समय में चीन, अगर हम इसको ऑक्यूपाई करते हैं तो कभी भी लद्दाख के अंदर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि हमने चोक कर दिया उसको, क्योंकि वहां की हाइट्स हम ऑक्यूपाई कर दी है और जो भी माउंटेन के अंदर हाइट्स ऑक्यूपाई करता जीत उसकी होती है। और दूसरी बात, जो स्पेंगुर गैप है जहां से चीनी आए थे वहां हम बैठे हुए और अब हम जा सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक पलटा बदल दिया है। और जो 7 हुई है मीटिंग कोर कमांडर्स की, वो इसलिए कोई नहीं देंगी। पहले तो उनका पलड़ा भारी था, वो हरदम बात कर रहे थे कि आप जो है और पीछे जाएं, और हम कहते थे स्टेटस को एंटी करें जो अप्रैल 2020 का है। मगर चीन इसको अभी भी मानने को तैयार नहीं है और उसके साथ हमने ये बताया कि आप जो है पहले आए थे आप पहले जाएं और कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन करें। आपने 2 मैक डिवीजन और 1 मोटराइज डिवीजन ली है, मगर चीन इसको मानने को इसलिए तैयार नहीं है। उसको मालूम है कि भारत ने जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो के अंदर इतनी अच्छी हाइट से ले ली है वो स्ट्रेटेजिकली, अब वो कह रहा है कि आप इसको खाली करो और फिर बातचीत करेंगे। तो मेरा मतलब है, ये बात तो हमें पहले ही पता था कि मिलिट्री लेवल पे इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। कोर कमांडर के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो ले और दे सके। तो इसलिए ये तो मालूम था ये इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो पॉलिटिकल लेवल पे निकलेगा। मगर जो भी सोल्यूशन निकले, मुझे लगता नहीं भारत इस सिचुएशन में कभी भी अपना जो इलाका लिया है, जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो में क्लास रेंज में लिए हैं, आपने जो बड़ी हाइट्स ले ली हैं, उसको वापस देगा, क्योंकि उसको देना खतरे से खाली नहीं। अब भारत के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो सर्दियों में रह सकता है, क्योंकि भारत की फौज बैटल हार्डेंड है। हमने अपनी स्टॉकिंग कर ली है 1 साल की। मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल, मुझे मालूम है। चीनी जो है वो बैटल हार्डन नहीं है। एक लड़ाई लड़ी थी उन्होंने 1979 में वियतनाम के अगेंस्ट, एक छोटा सा देश है, उनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो वो एक चॉकलेट आर्मी है, 1 चाइल्ड पॉलिसी की आर्मी है। वो तो गैरिजन में रहती हैं, वो कभी हाइट्स में रही नहीं, तो उनको बहुत मुश्किल पड़ेगी भारत के साथ। और भारत तो साइचन ग्लेशियर में, भारत तो लद्दाख में, सिक्किम में और ऐसे इलाकों में रहता है, ऐसी उसमें, तो हम इसके काबिल हैं, हम रहेंगे। और चीन को ये बड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी। और हमें ये चीज पता लग गई है, अगर चीन के साथ आंख में आंख दे के बात करोगे, इफ यू स्पीक हिम फ्रॉम द पावर ऑफ स्ट्रेंथ, देन यू विल फाइंड इट कि वो कमजोर पड़ेगा। और अभी चीन ने क्या किया है, चारों तरफ से उसने पंगा ले लिया है। एक्सपेनिज्म की जो आप बात कर रहे थे, आप साउथ चाइना सी में देखिए वो क्या कर रहा है। उसके बाद उसने क्या किया है ताइवान के साथ, ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जापान के साथ उसकी प्रॉब्लम है सेनकाकू आइलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी अपनी प्रॉब्लम है, और उसके बाद अमेरिका से उसका ट्रेड वार चला हुआ है। उसके बाद हांगकांग को उसने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लिया, सिंगजांग प्रोविंस में
वीबर मुस्लिम्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन तिब्बत में कर रहा है। तो आपने ये बात बिल्कुल ठीक बोली प्रधानमंत्री ने, ये जो विस्तारवादी नीति को अब नहीं चलेगा, अब सारा संसार जाग गया है और चीन ने बहुत फ्रंट खोल लिए हैं और चीन की सिचुएशन ऐसी है आज उसके पास कोई दोस्त नहीं है। टर्की के अलावा या पाकिस्तान के अलावा और कोई दो चीन को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आइसोलेट हो गया है और डिप्लोमेटिकली वो अकेला पड़ गया है। और ये भारत ने ये दिखा दिया है पूरे संसार को कि अगर कोई देश चीन से टक्कर दे सकता है तो भारत है, क्योंकि आज की तारीख में ताइवान में भारत के झंडे फहराए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं एक ऐसा देश दिखा जो कि चीन की आंखों में आंख देख के बात कर सकता है। और आज हमने दिखा दिया पूरे संसार को कि हम चीन की विस्तारवादी गतिविधियों को नहीं बढ़ने देंगे। और यही है क्वाड, जो क्वाड का एक संगठन हुआ 4 देशों का, जिसके अंदर अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, भारत भी है, जो कि इंडो पैसिफिक बना है। वो यही दिखा रहा है चीन को कि आपकी विस्तारवादी गतिविधियां नहीं चलेंगी, आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चलेगा, रूल बेस्ड लॉ चलेगा। तो एक प्रकार से चीन जो है बहुत गलती कर चुका है। चीन को अब समझ नहीं आ रहा कि वो वे आउट क्या है। चीन चाहता है कि किसी से ऑनरेबल एग्जिट करे भारत के साथ, मगर वो मिल नहीं रहा और अब उसको पता लगा है कि खाएं तो मरे, छोटे तो मरे। तो ऐसी सिचुएशन में है चीन। और चीन को ये नहीं पता ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, ये बदला हुआ भारत है। इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत है, इसकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल विल है, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए चीन को बहुत काफी कष्ट पड़ेगा। लेकिन शिवाज साहब, दिक्कत तो हमारे घर के भीतर भी है। संवेदनशील मुद्दों पर जिस तरीके से सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, गैर जिम्मेदारान बयान दिए जाते हैं, झूठ बोल दिया जाता है कि चीन की सेना ने हमारी जमीन कब्जा ली है। ये अटैक तो करते हैं सियासी तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कि उनको कमजोर करें, उनकी छवि को खराब करें, लेकिन कहीं ना कहीं सेना का भी अपमान करते हैं आप इस तरह की बात कह के कि जैसे चीन ने हमारी जमीनें कब्जा ली हों। जबकि जैसा आपने बताया है और जैसी खबरें भी आ रही हैं, उसने सरप्राइज जरूर किया था हमें, लेकिन हमने उसे डबल सरप्राइज किया है, बहुत से ऐसे इलाकों पर कब्जा करके जिसको देख करके अब चीन जो है वो तिल मिलाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा है। बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो, जो बात आप कह रहे थे कि आपने साउथ ऑफ पेंगेंगसू में नहीं बल्कि आपने नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसू में भी, जहां फिंगर 4 पे और फिंगर 8 तक इसने जमावड़ा बना लिया था, उस पे एक ग्रीन टॉप है फिंगर 4 पे। हमने 29-30 अगस्त के बाद वाली रातों में वो हाइट भी पकड़ ली और कई हाइटें हमने देमचौक चूमर के इलाके में पकड़ी है। आपने बहुत अच्छा बोला कि भारत ने इसको सरप्राइज किया 29-30 अगस्त के बाद, और हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारी सिचुएशन चीन से बहुत बेहतर है लद्दाख के अंदर, और हर रोज हमारी बेहतर होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास काबिलियत है, कैपेबिलिटी वहां रहने की, और चीन को यह मुश्किल पड़ेगी। जो क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी क्यों अलग अलग स्वर में बोल रही भारत में, देखो इंडिया में एक डेमोक्रेसी है, ओपोजिशन तो बोल लेगी, मगर मैं ये सोचता हूं जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो भारत से एक ही आवाज आनी चाहिए। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मेच्योरिटी। मुझे लगता है वो देश को टाइम लगेगा, उसमें कहीं ना कहीं खामियां कर जाते हैं, जबकि अपने पॉलिटिकल रीजन से अपने देश के बारे में कुछ ऐसी बात बोलते हैं। मुझे लगता है नेशनल सिक्योरिटी के बारे के विचार में भारत से एक ही आवाज आनी चाहिए, पूरी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होनी चाहिए, और मुझे लगता है ये होगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपने चीन से लड़ना है तो पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए। ये आपका देश है, हमारा देश है, ये सबका देश, ये समझना चाहिए। ये भारत की आर्मी नहीं है, ये भारत की आर्मी भारत की आर्मी है, भारतवासियों की आर्मी। इसको मद्देनजर रखना चाहिए कि ये देश की आर्मी है, ये देश के लिए लड़ती है, ये देश के लिए निछावर होती है। ये पीएलए की आर्मी नहीं है जिसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेशन आर्मी, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की आर्मी है। ये भारत की आर्मी है जो देश के लिए खून बहा देगी और देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मगर वो तभी करेंगे कि भारत से एक आवाज आनी चाहिए इकट्ठी। और मैं यही कहूंगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि सब के सब मिलके एक ही स्वर में बोलना चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से के मुद्दों में हमें इकट्ठा खड़े होना चाहिए। शिवाज साहब, एक डेवलपमेंट इधर और हुआ है। ये ठीक है कि 5 अगस्त 2019 को हमारी भारत सरकार ने पार्लियामेंट के जरिए जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव किया।
370 हटाया, 35A को टर्न डाउन कर दिया, दो हिस्सों में उसको विभक्त कर दिया राज्य पुनर्गठन विधेयक ला करके। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र के अधीन हैं, लेकिन वहां पर पिछले करीब करीब इस 1-1.5 साल में शांति स्थापित भी हुई है। पत्थरबाज भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अलगाववादी अंदर हैं। जो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, ऐसे पूर्व 3 मुख्यमंत्री भी नजरबंद रखे गए थे। हालांकि 7 महीने पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया था, और कल रात महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने भी बाहर निकलते ही एक तरीके से देश विरोधी बयान दिया है, चैलेंज किया है जो बदलाव हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने भी चीन का नाम लेते हुए कहा था कि हम फिर से 370 बहाल कराएंगे, चीन की मदद लेंगे। ऐसे लोगों को खुले में छोड़ना या बयान देने के लिए आजाद कर देना, जबकि वहां शांति बहाल हो रही है, चीजें नॉर्मल हो रही हैं, इसको आप किस नजरिए से देखेंगे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था महबूबा मुफ्ती का, फारूक अब्दुल्ला का भी गया था, तो एक न्याय व्यवस्था का भी प्रेशर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर होता है। लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आती है, ऐसे में ऐसे नेताओं को, जबकि हम जानते हैं कि उनके हित कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी फोर्सेज सियाचिन से लेकर के और -20 डिग्री में खड़ी होकर के सरहदों की रक्षा करती है, उनके मनोबल पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों का क्या इलाज? देखो, आपने चौधरी साहब बहुत अच्छा बोला कि जब से गवर्नर रूल आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, और एक प्रकार से पूरे जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में डेवलपमेंट की एक प्रकार से होड़ लगी है। और जो आपके डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो ग्रास रूट लेवल पे जाने लगे। उसके साथ साथ अपने म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत इलेक्शन में की, तो ग्रास रूट लेवल पे आपने डेमोक्रेसी ला दी। आपने बिजली, पानी, सड़कों पे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, और एक प्रकार से काफी प्रभाव आने लगा कि आपने सोचा कि किस प्रकार से छोटी इंडस्ट्री जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में, लद्दाख के अंदर आपने दूसरी आर्टरी खोल ली है जो कि रोहतांग पास से जा रही है। उसके बाद जो तीसरी खोल ली है दारचा से लेके पदम से लेके निम्मू, एक प्रकार टूरिज्म को बढ़ावा है। टूरिज्म का बढ़ावा जम्मू और कश्मीर में भी हो गया है, तो एक बहुत अच्छी स्थिति होने लगी, गवर्नेंस बनने लगा, और उससे लोग बड़े खुश थे। और एक बहुत अच्छी बात की, जो एनआईए ने, जो कि ये हवाला का पैसा आता था, आईएसआई देती थी हुर्रियत लीडर्स को, और वो जो पत्थरबाजियों को जाता था और आतंकवादियों को पैसा दे दिया जाता था, आतंकवादी रेडिकलाइजेशन होती साउथ कश्मीर में, उसमें बहुत फर्क पड़ा। अभी साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन बड़ी कम होगी। उसके बाद ये हवाला का पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। एनआईए के जो ने पूरे इसको चोक कर दिया, और हुर्रियत लीडर जो कि अब बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनका पता भी नहीं है कहां। तो एक बड़ी अच्छी सिचुएशन होगी। मैं ये मानता हूं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीडीपी है या एनसी है, ये एक नेशनलिस्ट पार्टी है, बिकॉज ये सेंट्रल, ये मेल पार्टीज है, मेन लाइन पार्टीज है। डेमोक्रेसी का एक चीज है कि डेमोक्रेसी में आपको इलेक्शन लड़ने की पूरी इजाजत है, और आपको इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये अभी निकल के, मैं समझता हूं इनको सोच विचार करना चाहिए कि अभी बदलाव आ गया है, जम्मू और कश्मीर में लोग खुश हैं, वो एक प्रकार से डेवलपमेंट चाहते हैं, और वो अभी आ रही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट नहीं आई थी उसको अभी बड़ा फायदा हो रहा है। अब डायरेक्ट पैसा जा रहा है लोगों के पास, ग्रास रूट पे जाने। अगर उनको लगता है उनके साथ कोई गलती हुई है या उनका कोई वे, तो वो इलेक्शन लड़े। आने वाले समय में इलेक्शन होंगे, और जो इलेक्शन जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। मगर उनको समझना चाहिए कि भाई सिचुएशन, जो हवा है वो बदल चुकी है जम्मू और कश्मीर में। लोग अब जा रहे हैं कि किस प्रकार से उनको एक प्रकार से प्रोफेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, किस प्रकार से गवर्नेंस बेटर वो हो रहा है। और देखो, जो भी मिलिटेंसी का प्रभाव बढ़ा है, तो सबसे जरूरी है, क्या क्यों बढ़ा है, कि जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है यूथ के पास, तो वो रेडिकलाइजेशन की उसमें भी कमी आई है। तो मैं यही कहूंगा कि जो ये पार्टीज हैं, इनको भी सरवाइव करना है। इनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी वो श्रिंक हो गई है, बहुत कम रह गई है, और अभी उनको भी अपना जो वजूद को रखने के लिए शायद ऐसा कर रहे हैं, मगर उनको सोच विचार करना चाहिए। और वो एक
मेन लाइन पार्टी हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं चलती अगर कोई ओपोजिशन नहीं है या पार्टी नहीं, और इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में जो जीतता है वो ही गवर्नमेंट बनाएगा और आप करें। मगर इनको सोचना चाहिए कि एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम चल रहा है जहां पाकिस्तान चाहता है कि आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, वो आतंकवादी भेज रहा है। जम्मू और कश्मीर जो एक स्टेट एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ टेररिज्म है, और वो जो टेररिज्म है वो आईएसआई और पाकिस्तान का एडेड और अवेटेड है। तो इसकी कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो ऐसा है कि यहाँ पर आपको बहुत ही सेंसिटिव ढंग से रहना है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे तब पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। मगर आज की तारीख में ऐसा लगता है जम्मू और कश्मीर एक डेवलपमेंट की राह पे चला हुआ है। लोग खुश हैं क्योंकि उनकी गवर्नेंस इंप्रूवमेंट हुई है। साउथ कश्मीर में रेडिकलाइजेशन काफी कम हुआ है। घाटी के अंदर 150-200 आतंकवादी रह चुके हैं। बाकियों को लीडरशिप जो थी आतंकवादियों की, लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को खत्म कर दिया गया है। इस सिचुएशन को देखते हुए ऑल आउट ऑपरेशन जो चल रहा है, अगले 2 साल में पूरे आतंकवादियों को दूर किया जाएगा। इससे आईएसआई और पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। वो ड्रोन के जरिए भी हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी सारी की सारी जो ट्रिक है फेल होती जा रही है। ऐसे समय में मेरे यही रहेगी इनसे गुजारिश कि आप ऐसा कुछ ना करें जो कि शांति में हच के पड़े। आप इलेक्शन लड़े और देखें, अगर आप इलेक्शन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपके साथ आप लोग आएंगे। मगर मुझे लगता है जिस प्रकार से सिचुएशन है, आज लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, आज लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिले, और वो कहीं ना कहीं गवर्नर रूल में होता जा रहा है। मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाच, आपने इतना समय दिया और विभिन्न मुद्दों पर इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। मैं आपका दिल से आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।